Hello and welcome to this edition of the Hotspot, brought to you by JB Power Consultants. I am Rahul Srivastav. The Hotspot journey has traveled to Pune in Maharashtra to bring its viewers a politician who has served as a minister under a dozen odd chief ministers. He has been elected for one single constituency more than half a dozen times, has presented 10 state budgets, but very little is known about him in the national mind space, barring the fact that he staged a famous rebellion against a famous uncle or a slew of corruption charges that have dogged him for years. A backroom politician and administrator, he is all set to make an impact on the 2024 Maharashtra Assembly elections. We will be speaking to NCP's Ajit Pawar, who, for the first time in his long political career, is going to ask for votes in his own name. Hello and welcome to this edition of Hotspot. I have with me one of the most reluctant to speak to media politicians of Maharashtra, but from the back room, Ajit Pawar has done something which is very rare in Maharashtra politics. 5 times Deputy Chief Minister, Yes. Member of Parliament in 1991, 7 times from Baramati elected, Yeah. and worked under 9 chief ministers. Yeah. Long journey, Ajit Dada. यस शुरुआत बहुत मेरे ख्याल से 30 साल का था तब से मैंने शुरुआत की. आज 65 हूँ. 35 साल का ये सब जर्नी है. एक कोऑपरेटिव बैंक से आपने शुरुआत किया. हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से. पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक इसी शहर का जहां हम बैठे हैं अभी. Yeah. एंड देन वो कैसे, क्या सर्कमस्टांस था कि अजीत पवार डिसाइडेड कि मैं अभी इस डायरेक्शन में जाएगा मेरा जीवन? हमारे ग्रैंडफादर, हमारे फादर, हमारे अंकल, ये सब लोग खेती करते थे. बाकी के अंकल एक पावर सब पॉलिटिक्स में थे, बाकी बिजनेस में थे, लेकिन एक अंकल खेती करते थे, मेरे पिताजी खेती करते थे. ऐसे करके मेरे पिताजी 78 में गुजर गए. तब मैं कॉलेज में एडमिशन ली थी और वो गुजर करने के बाद मुझे कॉलेज खेती ऐसे थोड़ा बहुत करना पड़ा. कोल्हापुर में मैं कॉलेज में था, लेकिन मेरा लास्ट सेमेस्टर यानी TY BCom की लास्ट सेमेस्टर मेरी रह गई. तो पूरी डिग्री मुझे नहीं मिली क्योंकि एक सेमेस्टर बाकी रहा. SY BCom और आगे की TY BCom की एक सेमेस्टर ऐसे मैंने की थी. फिर बाद में मैं खेती शुरू की क्योंकि हमारा इनकम खाली खेती का ही था. पोल्ट्री थी, डेयरी थी उसके साथ. और वैसे तो पिताजी के पास बाद में हमारे महाराष्ट्र में 15 एकड़ इरिगेटेड लैंड और 10 एकड़ ड्राई लैंड ऐसी खेती आई थी. बाद में हमने वो ड्राई लैंड इरिगेटेड करने की कोशिश की और ठीक ठाक चल रहा था. 2 बहनें थी, एक भाई था. भाई कॉलेज में जा रहा था और वो उसकी पढ़ाई चालू थी. ऐसे शुरुआत की और शुरुआत करते करते मैं 24 साल का था तब हमने छत्रपति शुगर फैक्ट्री, वहाँ छत्रपति कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री है, उसका मैं डायरेक्टर बना. देन व्हाट हैपेंड इन 91? चुनाव कैसे लड़ा लोकसभा का? नहीं, ये सब नहीं, वो स्टेट नहीं, वो पहला डायरेक्टर बन गया वहाँ 84 में. डायरेक्टर बनने के बाद वहाँ काम शुरू किया शुगर फैक्ट्री में काम शुरू करने के बाद वहाँ का थोड़ा सा पॉलिटिक्स शुरू किया. बारामती का. ये शुगर फैक्ट्री इंदापुर में है, इंदापुर बारामती बॉर्डर पे. लेकिन मैं बारामती में रहता था. मेरे गांव से वो शुगर फैक्ट्री 2-2.5 किलोमीटर है. तो वो काम शुरू जब किया, खेती देखता था, पोल्ट्री देखता था, डेयरी देखता था. और फिर बारामती में भी बैठकर कुछ लोगों का छोटा बड़ा काम रहता है
वो काम करने के लिए कोशिश करता था। ऐसे शुरुआत की, लेकिन ये शुरुआत करते वक्त अचानक 88 में राहुल जी ने पवार साहब को सेकंड दफ़ा चीफ मिनिस्टर बनाया। पवार साहब पहले 78 में पुलोद के कारण चीफ मिनिस्टर बने थे, सब पुलोद ने उनको सपोर्ट किया था। लेकिन बाद में 80 में उनका गवर्नमेंट इंदिरा जी ने डिसॉल्व किया, और वो उसके बाद मेरे ख्याल से 80 में उनका गवर्नमेंट नहीं आ सका, कांग्रेस का आया। 85 में भी कांग्रेस का आया। फिर 86 दिसंबर में उन्होंने डिसीजन लिया कि चलो हम समाजवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस में विलीन करेंगे, और वैसा किया। वो करने के बाद 88 में वो चीफ मिनिस्टर बने। तो मैं छोटा बहुत काम बारामती का देखता ही था। वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद थोड़ा सा मैं कलेक्टर के पास जाने लगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद के पास जाने लगा, एसपी पुलिस जिला पुलिस प्रमुख उसके पास जाने लगा, और लोगों के काम होने लगे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो साहब का भतीजा है तो ऑफिसर के ऊपर थोड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। मदद करने का। और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, इसीलिए हमेशा काम जो लोगों का काम रहता था ऐसे ही काम में लेकर जाता था। ऐसी शुरुआत की। ऐसी शुरुआत करते 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 90 साल आया। 90 में वापस पवार साहब चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि 80 उससे पहले वो चीफ मिनिस्टर थे ही। 90 में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 89 में एक चुनाव हुआ था, लेकिन अचानक पार्लियामेंट का। हाँ। लेकिन मिड टर्म आया 89 के बाद 91 का चुनाव आया। वो 91 का चुनाव जब आया, क्योंकि वीपी सिंह चंद्रशेखर सारा सरकारें गिरता गया। तीन तो कोई 4 महीने कोई ऐसा ऐसे वो सब गवर्नमेंट था सेंट्रल में। 91 में चुनाव आने के बाद हमारे बारामती के लोगों ने, तब पिंपरी चिंचवड़ बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी में था, बारामती, इंदापुर, दौंड, शिरोर, पिंपरी चिंचवड़, हवेली, ऐसा वो एरिया था। तो बहुत से मैं काम करता था, तो यंग जनरेशन ने डिमांड की पार्टी के पास, कांग्रेस पार्टी में ही हम थे, कि इसको टिकट दे दो एमपी का। तब राजीव गांधी थे और पवार साहब चीफ मिनिस्टर थे। फिर लास्ट में हमारे 48 सीट्स है, लेकिन लास्ट में कराड़ की और बारामती की सीट डिक्लेयर की। एक पृथ्वीराज चौहान साहब को मिली, वो भी तब यंग ही थे, और एक मुझे मिली। और तब से शुरुआत की, और मैं भारी वोटों से कांग्रेस पार्टी में जितने भी जेंट्स लोग जीत के आए थे, लेडीज़ में शैलेजा उसको ज़्यादा वोट मिले, और जेंट्स में मुझे ज़्यादा वोट मिले। तब कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी थी, इतनी बड़ी नहीं रहती थी। मुझे 4,50,000 वोट मिले, मेरे अपोजिशन वालों को 1,00,000 वोट मिले, और 3,50,000 वोट से मैं जीत के आया। तब से जीत के आने के बाद पवार साहब ने कोशिश की प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए। हाँ। लेकिन तब पीवी नरसिंह जी नहीं, अचानक उसी चुनाव के वक्त राजू जी अपने में से चले गए। क्या हुआ आपको मालूम है, श्री पेरुम्बुदूर में। और वो होने के बाद थोड़ा सा 1 महीना सब प्रचार को उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने रुकवाया, और 1 महीने के बाद वापस प्रचार शुरू हो गया। तो कुछ वोटिंग हुआ था, और कुछ वोटिंग होना था, देश में होना था। हम बाद में वोटिंग में हमारी सीट थी। तो मैं बहुत अच्छे वोटों से जीत के आने के बाद, सबसे ज़्यादा वोट से जीत के आए रामविलास पासवान, और सेकंड में आया, और तब से शुरुआत की। लेकिन अचानक पवार साहब ने कोशिश की, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के जितने भी कांग्रेस के एमपीज थे उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन बाकी जगह थोड़ा सा हमें उतना सपोर्ट नहीं मिला। फिर पीवी नरसिंह जी ने मुझे बताया कि अजीत, अभी तुझे एक दफ़ा विश्वासदर्शक ठहराव मंजूर होने के बाद रिज़ाइन करना पड़ेगा। तेरे एमपी के जगह पवार साहब आ जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, और उनके एमएलएशिप आप लड़ना, और पार्टी के वो प्रेसिडेंट है देश के। यानी ये पहले से फिक्स था कि आप एमपी बनेंगे, वोट करेंगे कॉन्फिडेंस वोट में? नहीं, और पहले से नहीं। या अचानक सरकार बनने के बाद पीवी नरसिंह जी ने पवार साहब को बताया, आप ऐसा करो, अभी मेरे
पीछे सपोर्ट है तो मेरे मिनिस्ट्री में आप आ जाओ, तो उनको डिफेंस मिनिस्टर के नाते डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने बने लिया। थे जी। और पवार साहब को कहीं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना ही था, तो फिर मुझे तो इतना कुछ एमपी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में दिलचस्पी नहीं थी। मुझे यू आर ऑलवेज मोर इंटरेस्टेड इन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राइट। है ना? उसके बाद 92 आता है, पवार साहब सीएम बनते हैं। नहीं, उसके बाद फिर वो बॉम्ब स्फोट हुआ ना, हाँ, फिर वो वापस टाइम पे आप कहाँ सरकार में थे? सरकार में थे हमारे। मैं जब आपको याद है वो दिन? वो दिन याद है, हम सब बैठे थे मंत्रालय में। मैं स्टेट मिनिस्टर था, सुधाकर रौनाईक चीफ मिनिस्टर थे। मंत्रालय में 12 मार्च को एक एक जगह स्फोट होने लगे, 12 स्फोट हो गए, तो एकदम सब हैरान हो गए। हैरान, किसी को कुछ पता नहीं। यहाँ हुआ, थोड़े टाइम के बाद वहाँ हुआ, ऐसा करके करके 12 लोग बहुत से उसमें मारे गए। बहुत इतना सिचुएशन बॉम्बे ने ऐसा सिचुएशन कभी नहीं देखा था। कभी नहीं देखी बम्बई ने। सब बम्बई ठप्प हो गई। और फिर पीवी नरसिम्हा राव जी ने भी डिसीजन लिया कि अभी कुछ तो करना पड़ेगा, और उन्होंने पवार साहब को बताया कि आप ही ऐसे लीडर है जो अभी की सिचुएशन में महाराष्ट्र को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अभी वहाँ जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इतना बड़ा स्टेट उसमें ये कंट्रोल नहीं होने के बाद, ये फाइनेंशियल कैपिटल है अपना इंडिया का, ऐसा सब करके वापस पवार साहब आए। फिर मैंने साहब के मिनिस्ट्री में मैं गया नहीं, मैं खाली एमएलए के नाते उसमें काम कर रहा था। Then 99 you became नहीं, 95 में फिर चुनाव हुआ, लेकिन हमारे 80 सीट्स आए कांग्रेस के, और बाकी के 135 सीट्स बीजेपी शिवसेना के आए, और करीबन 45 लोग इंडिपेंडेंट आए तब महाराष्ट्र में। और फिर कुछ इंडिपेंडेंट में से उन्होंने स्टेट मिनिस्टर बनवाए 5 या 6 लोगों को, और 145 फिगर बाला साहेब ठाकरे साहब ने तैयार की। बीजेपी और शिवसेना ने उसमें ज़्यादा दिलचस्पी प्रमोद महाजन जी ने दिखाई। प्रमोद महाजन जी हो, गोपीनाथ मुंडे जी हो, मनोहर जोशी को वहाँ चीफ मिनिस्टर बनवाया, और फिर गोपीनाथ मुंडे जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने, और वो गवर्नमेंट चलने When did लगा। you become minister for the first time? पहली बार मंत्री कब बने आप? मैं 91 में ही बना अच्छा, स्टेट मिनिस्टर स्टेट बना। मिनिस्टर थे। उन्होंने मुझे, ये बताइए कि मैं आप एमपी था, मैं एमएलए नहीं था, एमपी होते हुए मुझे स्टेट मिनिस्टर बनवाया। और फिर बाद में जब विश्वासदर्शक ठराव मंजूर हो गया, तब मुझे रिज़ाइन करना पड़ा। साहब ने भी रिज़ाइन किया, और वो मेरी जगह वो, उनकी जगह मैं खड़ा रहा, और हम दोनों भी अच्छे वोटों से जीत के आए। कितने सीएम के साथ काम कर लिया आप? मैंने 9 मैंने काउंट किया था। देखो, पहले दफ़ा सुधाकर रावजी नाईक, दूसरी दफ़ा पवार साहब, तीसरे दफ़ा मनोहर जोशी, चौथे दफ़ा नारायणराव राणे, पांचवें दफ़ा विलासराव देशमुख, छठे दफ़ा सुशील कुमार शिंदे, सातवें दफ़ा वापस विलासराव देशमुख, आठवें दफ़ा अपने अशोकराव चौहान, फिर चुनाव हुआ, फिर अशोकराव चौहान वापस हो गए। अशोकराव चौहान साहब के बाद फिर पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान जी के बाद फिर मैं अपोजिशन में था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी के बाद उद्धव जी ठाकरे, और उद्धव जी ठाकरे जी के बाद एकनाथ शिंदे। इतना सारा चीफ मिनिस्टर के साथ आपने काम किया। ऑफ कोर्स आपने शरद पवार जी से काफी सीखा होगा। ये मस्ट हैव बीन हम बचपन से देखते ही थे, क्योंकि पवार साहब 67 में पहले दफ़ा चुनाव लड़े एमएलए का। तब मैं तो स्कूल में था, 3rd स्टैंडर्ड या ऐसे 4th स्टैंडर्ड में था। तब से घर में लोग आते थे, आने के बाद तब ऐसा वो सिपाही विपाही ऐसे कोई काम करने के लिए घर में नहीं रहते थे। घर के जो बच्चे रहते थे उनको ही चाय लाने का, चाय के कप वापस लेने के, तो वैसा काम हमें, किसी को पानी चाहिए उस टाइम के बड़े महाराष्ट्र नेताओं से तो मिले होंगे आप? आपके घर आते होंगे शरद पवार जी से मिलने? नहीं, उसमें हम पीछे रहते थे। अच्छा, पीछे रहते थे। आगे के क्रम में नहीं जाते थे। खाली पानी देने का, खाली चाय देने का कभी काम हुआ
तो उतना ही करने का। लेकिन मैं तीसरी चौथी कक्षा में था, फोर्थ में, तो कैसे उसमें अब ये बताइए मुझे, इतना टर्म चीफ मिनिस्टर्स के साथ, हु इज योर मोस्ट फेवरेट चीफ मिनिस्टर, जो आपको लगा कि सबसे ज्यादा मजा आया काम करने का? विलासराव देशमुख। ही वाज अ गुड चीफ मिनिस्टर टू वर्क विद। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कॉलिशन गवर्नमेंट था, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस में से ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नई तैयार हो गई। जब परकीय मुद्दा, परदेसी प्राइम मिनिस्टर अपने देश को नहीं बनाना चाहिए, इसीलिए पवार साहब ने, संगमा जी ने, तारिक अनवर जी ने डिसीजन लिया, तो उनको पार्टी से बेदखल किया। और फिर क्या ये जब वो 99 में, सोनिया गांधी वाला, हाँ वही तो, फॉरेन ओरिजिन जो बात हुआ था, तो उस टाइम क्या आपको लगा था ये जस्टिफाइड था, सही था मूव, अलग हुआ? हम तो उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। मुझे हमेशा पहले से ही महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, तो पवार साहब हमारे नेता प्रमुख थे, तो वो जो डिसीजन लेंगे, जो आदेश उसको, दिया, उसका सपोर्ट करने का। वो बाकी ट्रू कुछ मराठा ट्रेडिशन में कि जो पवार साहब जो साहब बोलेंगे वैसा करने का। हाँ। अच्छा, अब मैं सवाल यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि थिंग्स हैव चेंज्ड। आपने बताया कि छोटे थे, बैक रूम में काम करते थे। अजीत दादा ज्यादातर देखा कि पीछे काम करते हैं, है ना? अब की बार आप अपने नाम से वोट लेने जा रहे हैं, है ना? फर्क आया। मुझे ये बताइए कि आपका ये जो कल्याण यात्रा शुरू किया आपने, इसका मोटा मोटा पर्पस क्या कल्याण है? यात्रा नहीं, जन कल्याण, जन सम्मान, जन सम्मान यात्रा। तो ये यात्रा में आपका क्या पर्पस क्या है? पोजीशनिंग है डेफिनेटली, ये अजीत यात्रा का पवार purpose- वांट्स टू पोजीशन हिमसेल्फ। ये यात्रा का पर्पस ऐसा है कि लोकसभा के चुनाव, हमने जो एक डिसीजन लिया है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें हमें जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। वो नहीं मिलने के कारण मुझे ऐसा लगा कि इतने एमएलएज ने अपने ऊपर विश्वास रखा है, इतने बाकी के साथी अपने साथ आए हैं, तो अपने को भी लोगों में जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हमने आपके लिए क्या किया है, क्या डेवलपमेंट का काम किया है, हम आगे आपके लिए क्या करना चाहते हैं, और हमने क्या क्या डेवलपमेंट की है। नए हम इसमें गवर्नमेंट में गए, इसीलिए हमने नई योजनाएं, 7 योजनाएं हमने लाई अभी बजट में। कितना बजट प्रेजेंट किया आपने? मैंने 10 बजट पेश किया। 10 बजट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 10 बजट प्रेजेंट किया है। Yes. ओके। और एग्रीकल्चर, इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज, काफी लंबे तक का मैंने शुरू में स्टेट मिनिस्टर का नहीं बताता, तब भी मैंने शुरू में स्टेट मिनिस्टर के नाते एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनर्जी, ये 3 डिपार्टमेंट संभाले, और प्लानिंग, कुछ महीने के लिए प्लानिंग में मेरे पास था। रूरल डेवलपमेंट भी बीच में एक बार नहीं आपके नहीं, पास उसके बाद मैं जब 99 में हमारी पार्टी गवर्नमेंट में आई, उसका हिस्सा बन गई, तो उसमें पहले दफ़ा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट मुझे मिला और हॉर्टिकल्चर। उसके बाद मुझे उसके ही साथ आरडीडी ये मिला, रूरल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद वापस मुझे एनर्जी मिला और वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट मिला। फिर बहुत साल मेरे पास एनर्जी था, और फिर उसके बाद मेरे पास फाइनेंस आया। फाइनेंस एंड प्लानिंग मेरे पास 2009-10 में आया। अभी आपने आखिरी बजट दिया है। मुझे ये बताइए, मैंने नासिक में देखा आपका जब गुजर रहा था, विमेन वर कमिंग आउट, आपको राखी बांध रही थी, देयर वाज अ नाइस रिस्पॉन्स। क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छा ग्राउंड है आपको? एक तो अजीत पवार क्या चाहते हैं बताने के लिए जनता को, और दूसरा ये कोalition क्या है, एकनाथ शिंदे जी, बीजेपी एंड अजीत पवार, ये अलायंस क्या है, ये एक्सप्लेन करने का मौका है आपको लिए? वो भी मौका है, और आगे हमने क्या करना चाहते हैं वो भी मौका है, और हमने गवर्नमेंट में जाने के बाद हमने क्या क्या काम किया है वो भी बताने का मौका है। और ये नए योजनाएं लाई है, उसके बारे में भी हम हमेशा हर मीटिंग में, पब्लिक रैली में उसके बारे में मैं बताता हूँ सबको। प्रेस वालों भी जब पूछते हैं
उनको भी बताता हूँ, यही मेरा काम है। क्या हुआ इससे पहले, अजीत दादा थोड़ी प्रेस से दोस्ती कर रहे हैं आजकल, इससे ये अच्छा लग रहा है लोगों को। सुनो ना, इससे पहले हम, पवार साहब चीफ थे, वही फाइनल डिसीजन लेते थे, इसीलिए हम कभी प्रेस के पास गए, हमारे ऊपर वो जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी किसके ऊपर है? साहब के ऊपर। हाँ। साहब एज ए लीडर के नाते सभी जगह जाते थे, रैलियाँ लेते थे, और हम सेकंड में थे। तो अभी तो मैं पार्टी का चीफ हूँ, अभी मेरे पास सिंबल है, पार्टी का नाम है। तो मेरे साथ जो लोग आए हैं, जुड़े हैं, और मुझे आगे भी पॉलिटिक्स करना है, तो मुझे लोगों को तो बताना चाहिए कि मेरी आगे की लाइन क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, और मुझे किस लिए आपका सपोर्ट चाहिए, किस लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, ये तो मुझे ये बताना लड़कियों के पड़ेगा। लिए आपका स्कीम जो है वो काफी टॉकिंग पॉइंट बना है अभी। वो बना है क्योंकि आपको पता होगा, ये स्कीम पहली दफ़ा मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी ने लाई। हम हमेशा एक देखते हैं, उनका लाडली बहन जो है, हाँ, लाड़की बहना, वो हमेशा, शिवराज जी की लाडली बहन थी। हाँ, उसकी बारे में हम देखते हैं कि कौन से स्टेट ने कौन सी स्कीम अच्छा लॉन्च किया। अच्छी तरह से लॉन्च किया और लोगों का सपोर्ट मिला। ये देखते वक्त किसी को सपोर्ट नहीं मिलता, किसी स्कीम को सपोर्ट मिलता है। कोई स्कीम ऐसे भी है जो हमारी महाराष्ट्र में पहली दफ़ा आई और महाराष्ट्र से देश में गई, जैसे हमारी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये पहली तो हमारे महाराष्ट्र में थी, आई थी। उसके बाद वो अच्छी लगी, सेंट्रल ने उठाई। फिर स्वच्छता अभियान, ये भारत स्वच्छ अभियान, ये भी हमारे यहाँ पहली दफ़ा महाराष्ट्र में शुरू की। तो हम भी देखते हैं कि कौन सी स्कीम, वो स्कीम ऐसी होनी चाहिए कि, इस स्कीम में क्या करेंगे आप, यानी लड़कियों को क्या करेंगे? नहीं, क्या वो provision? स्कीम, कोई भी स्कीम ऐसी होनी चाहिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी कोई बर्डन ना है। बिल्कुल, वो काम भी चालू रखने चाहिए। और कुछ गरीब लोगों को आपको मदद करनी है। गवर्नमेंट किस लिए हम चलाते हैं? गरीब लोगों को ऊपर लाने के लिए, उनको मदद करने के लिए। वो भी अपने देश का हिस्सा है, वो भी अपने स्टेट का हिस्सा है। तो वो अगर गरीब रहेंगे तो कैसा चलेगा? इसीलिए उनका भी थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए, उनको भी ऐसा लगना चाहिए नहीं कि मेनस्ट्रीम का हिस्सा है हम गरीब है, तो भी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ना कुछ करने की रही है। कोशिश कर रहे हैं। ये पिंक कलर का कहाँ से आया आपको? नहीं, ऐसे ही आई सी ऑल योर पोस्टर्स हैव गॉन पिंक। सही है। क्या होता है, हमेशा आप देखो, हमने वो पिंक कलर यूज किया, इसीलिए राहुल जी ने मुझे सवाल उठाया, यानी ये क्यों? आपको नोटिस कर रहे हैं लोग? नहीं, ये क्यों आपने लिया? ऐसा नहीं, हम सब बैठे, कोई तो लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्ट लगना चाहिए, हमें भी अच्छा लगना चाहिए, इसी वास्ते वो स्कीम लाई, बाकी कोई कारण नहीं। हमारा फ्लैग वही है, हमारा झंडा पार्टी का, और सिंबल वही है, खाली उसमें थोड़ा पिंक हमने ले लिया है। वन थिंग अबाउट अजीत पवार्स पॉलिटिक्स इज कि किसी एक कास्ट का पॉलिटिक्स नहीं किया और कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं किया नहीं किया। आपने। ये कैसे बचाएंगे अब आप? अभी तो आप बीजेपी के साथ आ गए। आप राहुल जी ये मुझे पूछ रहे हैं, हम 2019 में पवार, हमारी पार्टी शिवसेना के साथ गई। जी, शिवसेना कैसे है? स्ट्राइडेंट राइट विंग। ऐसे ही है। तो फिर शिवसेना आपको चलती है, तो ये क्यों नहीं चलती? सही है ना? यानी आप कह रहे हैं कि आपका इमेज शिवसेना के साथ जाने से खराब नहीं हुआ? नहीं, वैसा नहीं। अभी क्या है, महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स ऐसा हुआ है, महाराष्ट्र में 85 में लास्ट में महाराष्ट्र में कांग्रेस का क्लियर मेजॉरिटी आई थी, क्लियर मेजॉरिटी। उसके बाद आज तक बिल्कुल एक पार्टी की मेजॉरिटी मेजॉरिटी नहीं आई, 90 में नहीं आई किसी के इंडिपेंडेंट लोगों को साथ लेके तब गवर्नमेंट बन गया। पवार साहब ही चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन 145 ने फिगर मिली। ये 145 मैजिक फिगर हो गया है। ये मैजिक फिगर हो गया। वो 90 में भी नहीं मिली, 95 में भी बीजेपी शिवसेना को नहीं मिली, 99 में भी
हमें और कांग्रेस को नहीं मिली। हमारे 58 थे, कांग्रेस के 75 थे, बाकी दूसरे भी साथी लेने पड़े। हम अलग अलग चुनाव लड़े थे, यानी 99 2004 में क्या हुआ, 71 हमारे आए, 69 कांग्रेस के आए, 140 तक हम गए, लेकिन 145 नहीं हुआ। नंबर नहीं हुआ पूरा। फिर हमें विनय कोरे जी को लेना पड़ा, और एंग्लो इंडियन एक मेंबर था, जी। वो उसको एक लिया, तो 145 हो गई, यानी तब भी नहीं हुआ, समझे। वो नहीं हुआ 2004 में। 2009 में 82 इनके आए, कांग्रेस के, तब अशोक चौहान जी चीफ मिनिस्टर थे, और हमारे 62 आए। राहुल जी तब भी 144 हुआ, 145 नहीं हुआ। मेजॉरिटी के लिए आपको 145 ये चाहिए। जो इंस्टेबिलिटी का फेज आया है 85 के बाद से महाराष्ट्र के लिए, वो पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट कर रहा है। मैं इसमें अब इस नहीं, मेरा ये कहना था कि ये होते हुए आज तक हर एक को किसी को साथ लेके ही गवर्नमेंट चलाना पड़ा। अभी बाद में 2019 में आया तो भी बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी से नहीं आई, उनको शिवसेना को साथ, लेकिन उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था। 9 युति की थी महाराष्ट्र में, और तब दोनों का मिलके मेजॉरिटी थी, लेकिन एक की नहीं थी। इसीलिए महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में, जैसे वेस्ट बंगाल हो, जैसे तमिलनाडु हो, जैसे आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, जैसे केजरीवाल जी आए, ऐसे अलग अलग स्टेट में एक ही लीडर के पीछे क्लियर मेजॉरिटी मायावती की आई, अखिलेश की आई यूपी में, आपने देखा। वैसे हमारे योगी आदित्यनाथ बीजेपी का आया। नहीं, बीजेपी का अलग है वो, यानी नॉन बीजेपी में। कहाँ नॉन बीजेपी में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने जो बात उठाया, ये 23 नवंबर 2019 को क्या हुआ? आप जब पहली बार एनसीपी से अलग हुए, शपथ लिया, नवंबर 2019 में शपथ लिया आपने, वो 80 घंटे का सरकार बना, राहुल जी वो क्या हुआ? बहुत अफवाह उसके बारे में मैंने कहा है, प्रफुल्ल जी ने भी कहा है। अभी वो पुराना बार बार वही दोहराने का मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तब डिसीजन हुआ था, लेकिन बाद में हमारे पार्टी के जो चीफ थे, उनको ऐसा लगा कि ये चर्चा होते हुए भी अपने को उनके साथ नहीं जाना, अपने को अभी शिवसेना के साथ जाना है। तो अभी आप वापस चले गए फिर एनसीपी? नहीं, हाँ वापस चला गया, क्योंकि मुझे पहले हमने ही अलग अलग मीटिंग की थी, और वो मीटिंग में तय हुआ था कि देवेंद्र जी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहूँगा। लेकिन क्या है, अभी वो आपके लेवल पे मीटिंग था कि सबके लेवल में था? ऊपर के लेवल पे था? सब लेवल पे था, सभी लेवल पे थे। उसके बाद 2023 में देन यू वेंट बैक अगेन आउट ऑफ द एनसीपी, आपने पार्टी बनाया। नहीं, सुनो 2019 में जब हम शिवसेना और कांग्रेस इन्होंने गवर्नमेंट बनवाया, उसके बाद उसमें से एकनाथ राव शिंदे जी, उन्होंने पार्टी में से कुछ एमएलए लेके वो स्प्लिट किया, वॉकआउट किया, बाहर चले गए, और फिर मेजॉरिटी एमएलए उनके पास थे, और फिर उनका गवर्नमेंट बन गया। तब मेरे ही ऑफिस में पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एमएलए इकट्ठा हुए, सब मिनिस्टर भी जो पहले थे वो भी इकट्ठा हुए। उन्होंने एक लेटर सबने मिलके पवार साहब को लिखा कि साहब, हमारा कहना है कि हमें गवर्नमेंट में जाना चाहिए, गवर्नमेंट में जाने के बाद ही हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट हो सकती है, तो ही हमारे काम लोगों के हम कर सकते हैं, और वो लेने के लिए तैयार है, तो अपने को उनके साथ बात करनी चाहिए। तब साहब को वो लेटर पढ़ने के बाद साहब ने हमें सबको बताया कि इसमें प्रफुल्ल पटेल जी, अजीत पवार एंड हमारे पार्टी प्रेसिडेंट तब स्टेट के जयंत पाटिल साहब, तीनों ने जाके उनके साथ बात करनी, बीजेपी के प्रमुख लोगों के साथ, और गवर्नमेंट में कितना शेयर हमें मिलेगा, कितनी मिनिस्ट्री मिलेगी, कौन से पद हमें मिलेंगे, उसके बारे में चर्चा होगी। लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, तो भी बाद में बार बार
हमारे पूरे अपोजिशन के जो भी काम थे उसको स्टे दे दिया। स्टे देने के बाद फिर वापस मेरे पास हमेशा सब एमएलए आते थे कि इतने बड़े काम हमने, एक तो कोरोना का 2 साल का Period कोरोना था, वो पीरियड में अपने कुछ काम ज़्यादा हुए नहीं। अभी कोरोना ख़त्म हुआ है, अभी शुरुआत कही तो हुई और गवर्नमेंट घर चला गया। अभी आप ऐसा करो कि गवर्नमेंट में जाओ। तो बहुत से मैंने एमएलएस को पूछा, करीबन तब 80% से ज़्यादा एमएलए गवर्नमेंट में जाना चाहते थे। फिर हमने डिसीजन लिया और बाकी का ये सब इज रेस्ट इज हिस्ट्री। या मुझे ये बताइए कि डिड यू फील दैट आपने इतना साल पार्टी में काम किया कि आप साइडलाइन हो रहे हैं, ये भी एक फीलिंग आया कभी? नहीं वैसा नहीं कभी। ऐसा नहीं कि अभी आपको लगा कि ट्रांजिशन हो रहा है, पार्टी विल गो, आपने इतना साल काम किया, इट विल गो टू सुप्रिया सुले, नहीं वैसा ऐसा फीलिंग नहीं आया? सुप्रिया और मेरा हमेशा जमता था, क्योंकि सुप्रिया देश की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट थी, उसको इंटरेस्ट था यानी लोग पार्लियामेंट में, मुझे स्टेट में इंटरेस्ट था, तो उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं था? ऐसा नहीं था कि आपको लग रहा था कि अब मेरे को पार्टी नहीं मिलेगी, नहीं आई विल बी ऑलवेज सेकंड नंबर? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था। नहीं, एंड देन यू वर्क विद मिस्टर उद्धव ठाकरे, हाउ वाज ही एज अ चीफ मिनिस्टर? वो भी अच्छे थे, लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत इनएक्सपीरियंस थे। नहीं वो क्या था, तब क्या हुआ, कोरोना का वो टाइम था, तो इसीलिए, लेकिन हमने सबने मिलके तब अच्छा काम किया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बट उनका अंदर वो वैसा फायर था बाला साहब ठाकरे साहब का? नहीं, उनका स्वभाव पूरा अलग है। अच्छा, क्या क्या? वो सबको साथ लेके बात करके ऐसे गवर्नमेंट चलाते थे। ही इज नॉट अ वेरी टफ मैन, यानी नहीं वो अगर उनको एक इशू मन में बैठा तो वो करना ही है, तो वो करते ही अच्छा, थे। हाँ। ओके। अब ये बताइए कि सवाल ये उठ रहा है कि आप इधर आ गए, कितना लंबा चलेगा अलायंस, ये सवाल उठता है बार बार कि हाउ लॉन्ग विल बीजेपी, अजित पवार एंड एकनाथ शिंदे अलायंस लास्ट? अभी हम तो आने वाले चुनाव में पार्लियामेंट में हमने युति करके चुनाव लड़ा, उसमें जितना अच्छा रिजल्ट आना चाहिए था उतना नहीं आया। वापस हमने अभी एमएलए के अभी आने वाले चुनाव के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और हम अभी साथ साथ कुछ रैलियां निकालने वाले हैं रीजन वाइज। उसमें चीफ मिनिस्टर रहेंगे, दोनों चीफ मिनिस्टर रहेंगे, उप मुख्यमंत्री, हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, या दोनों डिप्टी चीफ आपने मिनिस्टर। एक तो फंक्शन कर लिया अभी? नहीं, अभी एक वो अलग था, वो गवर्नमेंट का फंक्शन था। ओके, यानी पॉलिटिकल फंक्शन में आप लोग इकट्ठे आएंगे? अभी शुरू हम वो टाइम भी वही है, प्रोग्राम भी तय हुआ है। एक बात बताइए कि अजीत पवार जब भी, दोनों बार, जब पहले जब वो एनसीपी में थे किसी को प्रॉब्लम नहीं था, जब वो वापस उद्धव ठाकरे जी के साथ थे तब प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही अजीत पवार शिफ्ट करते हैं बीजेपी की तरफ, तो वो एक पूरा एक इकोसिस्टम जो है वो कहता है, करप्शन चार्जेस ढूंढता है, लॉन्ड्रोमैट की बातचीत चलाता है। क्या राहुल जी, आपको एक मैं बताता हूँ कि हमने पहली दफा ही बीजेपी के साथ नहीं चले गए। 2014 का जब रिजल्ट आया तब किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी, और काउंटिंग चालू था। काउंटिंग चालू रिजल्ट आ रहे थे, और फिर बाद में पता चला कि क्लियर मेजॉरिटी हंग असेंबली आ रही है। तो वहाँ पवार साहब को पूछ के प्रेस के पास बाहर मीडिया रहती है, तो बाहर प्रफुल्ल पटेल साहब गए और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हंग असेंबली आ रही है, इसीलिए किसी को तो मेजॉरिटी चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो बाहर से सपोर्ट बीजेपी को एनसीपी ने दिया। ये भूल गए लोग सब, ये सब भूल गए लोग। नहीं वैसा हुआ ना। आप जरा पीछे जाओ, हुआ, मुझे याद है। और वो डिक्लेयर किया, और उन्होंने मांगा नहीं था, लेकिन डिक्लेयर हुआ। तब तो पार्टी ने तो बाहर से सपोर्ट, फिर वहाँ असेंबली में विधानसभा का प्रेसिडेंट जब चुना जाता है तब भी हमने स्पीकर का इलेक्शन, स्पीकर का, लेकिन स्पीकर का इलेक्शन के वक्त हमने वोटिंग नहीं किया, लेकिन अपोजिशन में भी वोटिंग नहीं किया, यानी उससे ऑपोजिशन का वोट कम हो गया। हाँ, तो एकदम अचानक उतने वोट कम हो गए। यानी बीजेपी का साथ थोड़ा थोड़ा दे रहे थे 2014 से।
सही है ना। आप देखो, हिस्ट्री तो देखो, लेकिन जाने दो अभी क्या होता है। लोग पुराना भूल जाते हैं और अभी का याद रखते हैं। और मुझे उसके बारे में ये अजीत पवार ने किया ऐसे मुझे उसमें टारगेट करते हैं। ये बताइए मुझे, अभी तो आपका मैं देख रहा हूँ कि देवेंद्र फडणवीस जी से आज अच्छा दोस्ती हो गया है, इक्वेशन अच्छा चल रहा है, सबका अच्छा चल रहा है। वर्किंग अच्छी। वो जो आपने कभी उनसे बोला, उन्होंने कभी सॉरी बोला? वो जो कमेंट किया था उन्होंने, चक्की पी सिंह, कभी सॉरी बोला? नहीं नहीं, डिड ऐसा यू फील नहीं। सॉरी कि राहुल उन्होंने जी, बोला था? राहुल जी, पॉलिटिक्स में जब हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं ना, तो बोलते हैं। तो एक दूसरे के खिलाफ हम एलिगेशन करते हैं। जब हम साथ साथ आते हैं तो वो पॉलिटिक्स था, इसीलिए हमने किया। अभी जिन्होंने मेरे खिलाफ एलिगेशन किए उनके साथ मैं हूँ। उसमें उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी ने भी मेरे ऊपर एलिगेशन किया, तो भी हमने साथ साथ गवर्नमेंट चलाया। अभी हम इनके साथ आए तो हम जिनके साथ इतने साल पॉलिटिक्स किया वो भी बीच बीच में कुछ ना कुछ हाँ, फायरिंग करता है। ये इशू निकालते। अरे इनको तो ऐसा बोलते थे, अभी कहाँ गए, ऐसा वैसा। ये पॉलिटिक्स में चलता है। इतने एलिगेशन हुए लेकिन कोई भी वो ऐसे कुछ दिखा नहीं सके कि ये इसमें कोर्ट्स में प्रूव नहीं कर पाए या नहीं, कुछ इन्वेस्टिगेशन भी में। प्रूव नहीं कर पाए। एमएससी बैंक का देखो, उसमें मेरे ख्याल से सीआईडी की इंक्वायरी हुई, एसीबी की इंक्वायरी हुई, हमारे मिनिस्टर ने इंक्वायरी की, बहुत लोगों ने इंक्वायरी की, लेकिन उसमें ऐसा कुछ करप्शन था ही नहीं वो कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के बारे में। और आज भी बैंक इतनी अच्छी चल रही है। और वो इरिगेशन के बारे में भी बहुत बड़ा मेरे ऊपर एलिगेशन हुए, उसकी भी इंक्वायरी अलग अलग स्टेप पे चालू है, लेकिन उसमें कहीं व्हाट निकला हैपेंड इन द नहीं। लोकसभा देन? ये इलेक्शन में क्या हुआ? लोकसभा आपका टैली 1 पे आया, सुनो, बीजेपी का इतना सारा टैली गिर गया। इलेक्शन के चुनाव में हमारे अपोजिशन वालों ने नैरेटिव सेट किया कि संविधान ये बदलना चाहते हैं, संविधान बदलने के बाद शेड्यूल कास्ट को लोगों का रिजर्वेशन चला ये जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा नैरेटिव कैसे बना पाए? नहीं नहीं बाबा, कोई जगह ऐसा कुछ स्टेटमेंट किसी ने किया इसे बोलते हैं जी, 2-3 देश स्टेटमेंट में, हुआ। देश में। वो जो आप यानी 400 पार वाला कह रहे हैं। हाँ, 400 पार। वो बोलते थे कि अपोजिशन वाले 400 पार किस लिए चाहिए, 2 दफ़ा तो ये गवर्नमेंट में थे, 300 पार उनको मेजॉरिटी एक बार मिली, मिला, 280 तो मिला। भी उनको और 400 पार चाहिए। तो 400 पार इसीलिए चाहिए कि इनको संविधान बदलना है, इनको रिजर्वेशन बंद करना है, इनको ऐसा फेक नैरेटिव उन्होंने सेट किया। और उसमें से शेड्यूल कास्ट दूर गए, शेड्यूल कास्ट के साथ शेड्यूल ट्राइब भी दूर गए, क्योंकि उनके भी मन में डाला कि उनका जैसा रिजर्वेशन जाएगा वैसा आपका भी जाएगा, आपको क्या मिलना आपको वाला अलग से है। मिलेगा। हाँ। तो वो भी डरे कि अपना ही आपको माइनॉरिटी वोट भी नहीं मिला, वो भी नहीं, कटा सुनो थोड़ा। ना, ये होगा ये संविधान के कारण। दूसरा, माइनॉरिटी के बारे में CAA ये नया कानून बनवाया। किस लिए बनवाया? अपने भारत से देश के बाहर जो लोग हैं, और यूक्रेन, रशिया और कई इजराइल और कई अलग अलग बांग्लादेश, एरिया इधर-उधर से आने वॉर के लिए। चालू है, वहाँ की सिचुएशन खराब है, वहाँ अपने भारतीय जो गए हैं उनको तकलीफ हो रही है, उनको अभी वापस आना है, लेकिन सिटीजनशिप इंडिया की उन्होंने छोड़ी है। तो उस लोगों को वापस लेने के लिए CAA कानून बनवाया। लेकिन माइनॉरिटी में ऐसा Feeling आया। नैरेटिव सेट किया कि CAA कानून जैसे बाहर से भारतीय अंदर लाना चाहते हैं, वैसे यहाँ के लोगों को बाहर भेजना चाहते हैं, माइनॉरिटी के लोगों को। तो यानी आप कह रहे हैं कि थोड़ा ये जो 400 पार था, ये थोड़ा नेगेटिव चला गया। नेगेटिव चला गया, उसका नैरेटिव सेट किया गया। ये सब करते हुए हम बता रहे थे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा वोटर ने सुना इतना नहीं। बड़ा नेता मोदी जी वो नैरेटिव को काउंटर नहीं कर पाए, क्योंकि यही नैरेटिव उत्तर प्रदेश में भी हुआ, ऐसा ही नैरेटिव यूपी में भी हुआ। मैंने महाराष्ट्र में देखा राहुल जी, ऐसा हुआ। और वो सब उसका कारण
तो भी राहुल जी, आपने देखा टोटल वोट परसेंटेज महाविकास आघाड़ी को कितने, तो इनको कितने, खाली ½ % का फर्क है, जी खाली ½% का, 0.5% जी। लेकिन ½% का फर्क होते हुए भी सीट इतने का सीटें गई। क्या आपको लगता है कि ऐसे चीजों को इलेक्शंस में नहीं करना चाहिए? आपको बीजेपी को नहीं, सबको क्या कंसल्ट है, करके चलना चाहिए? ये देखो, बीजेपी मेन पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है अभी तो देश की, और 2014 से है, तो वो देश चलाते हैं, वो बाकी का देखते हैं, देश का नाम पूरे वर्ल्ड में रिस्पेक्ट के नाते लेते हैं सब। ऐसे करते हुए हम तो कैसे बोल सकते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, उनकी भी कोई स्ट्रेटेजी लेकिन रहेगी। बीजेपी का नंबर गिर क्यों रहा है? आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, इफ आई लुक एट 2019 तो 105 आया, 2014 में 122 था। ये नंबर ड्रॉप क्यों हो रहा है बीजेपी का कहाँ का? महाराष्ट्र में? तो मैंने वही बताया ना कि ये अभी ये हुआ, 2014 में तो 2019 में तो नहीं था आपका 400 पार, तो नंबर क्यों गिर गया? 2019 का मुझे इतना मालूम नहीं है, क्योंकि हम सब पवार साहब के नेतृत्व में ही काम कर रहे थे, लेकिन इस दफ़ा मुझे जो लगा, 400 अलग भी कारण होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। आपका लोगों का थोड़ा शिकायत ये भी कि आप लोगों को मंत्रिमंडल नहीं मिला दिल्ली में। नहीं, वैसा नहीं। हमारे कितना, एक MP है और अभी 2 राज्यसभा मेंबर है, अभी तीसरा इस महीने में आ जाएगा। बीजेपी दे रहा है आपको एक राज्यसभा सीट और? हाँ, हमारा तय हुआ है। तय हो गया है। तो उसमें कुछ उसके बाद कुछ मिनिस्ट्री का हुआ चांसेस? क्योंकि लोगों को सिग्नल मिलता है। नहीं, हम बैठेंगे सब, तब बात करेंगे, क्योंकि 1 और 3 4 हो जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा में भी मेजॉरिटी चाहिए, पार्लियामेंट लोकसभा में भी मेजॉरिटी चाहिए, तो ये एक दफ़ा होने के बाद अभी लेकिन सोचेंगे। इलेक्शन के ठीक पहले वक्फ का बिल आ गया है, वक्फा बिल क्या है? यानी जो एक स्ट्रीमलाइनिंग होना चाहिए कि जो वक्फा बिल क्या है बताओ। जी, मैं वक्फ बिल ये है कि जो ज़मीनें हैं उनका एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि किसका ज़मीन है, क्योंकि जो 95 का रूल आया था और 2013 के जो रूल आए थे उसमें एनी वन हो गया था फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी ऑफ द दोज हु आर फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम से, उसको स्ट्रीमलाइनिंग की बात है। लेकिन आप लोगों के एमपीज ने दिल्ली में बोला कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए। जॉइंट अभी आपका सेलेक्ट क्या कमेटी के पास वो गया है, MPs राज्यसभा के और लोकसभा के, रूलिंग पार्टी के, अपोजिशन पार्टी के बैठेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम भी ये माइनॉरिटी के लोगों के साथ बात कर रहे कि क्या आपको इसमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और आप देखो, अभी NDA में चंद्रबाबू नायडू भी है, नीतीश कुमार जी भी है, चिराग पासवान जी भी है, शिंदे साहब भी है, जिनके पास 7 से ज़्यादा इसे MP से 5 से ज़्यादा, तो ये भी सब बैठेंगे, ये भी सोचेंगे। मगर मूलतः आप सपोर्ट करते हैं इस मूव को कि ऐसा होना चाहिए? क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत झगड़ा है। नहीं, सुनो ना, ये बिल एग्जैक्ट क्या है, हमने उसके बारे में बिल मांगा है, हमारे तटकरे जी के साथ, प्रफुल्ल भाई के साथ, बाकी हमारे साथियों के साथ बात हुई है। एक दफ़ा बिल में हमारा भी मेंबर एक तो चला जाएगा जॉइंट सेलेक्ट कमेटी में, तो उसमें हम स्टडी करेंगे कि क्या है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या उसमें से निकालना यानी आप कह रहे हैं कि ना आप ब्लाइंडली सपोर्ट करेंगे ना ब्लाइंडली अपोज करेंगे? पहले तो स्टडी करना पड़ेगा। हमारा ये कहना है कि किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर भी, ऐसा हमारे कहना है। बिल्कुल ठीक। हाँ, वाजिब। अब ये बताइए कि बारामती इज योर फेवरेट सीट, आप बार बार जाते हैं, बार बार जीत के आते हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है धीरे धीरे, मैं देख रहा हूं कि अभी इस इलेक्शन में जो हुआ, आपने कहा कि इट वाज अ बैड डिसीजन टू कंटेस्ट बारामती। यू मेंटेन दैट? व्हाई डू यू फील दैट? ऐसा क्यों लगा? मुझे राहुल जी, मेरे मन में जो आता है वो बात करके बोल देते हैं। हाँ, लेकिन आप बोलते कम है ना। सुनो, किसी ने मुझे बताया ऐसा बोलो, मैं किसी का सुनने वाला नहीं हूँ। ओके। अभी भी हम बैठे सुबह 6:30 बजे, तो मैंने ये नहीं पूछा
कि आप ये सवाल पूछो, मैं ये जवाब आई दूंगा। एम वेरी हैप्पी यू आर ये- वन ऑफ द पॉलिटिशियन जिसने नहीं कहा कि पहले सवाल बताओ मुझे। वैसा मैं कभी नहीं करता। जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, एक तो ज़्यादा करके मीडिया से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मिलता हूँ तो खुले दिल से मिलता हूँ। जो मन में आता है वो सोशल बात। मीडिया वीडियो फॉलो करते हैं कुछ? सोशल मीडिया तो करना पड़ता है। अभी क्या है, अभी की सिचुएशन ऐसी है, हम जब पॉलिटिक्स में आए तब की सिचुएशन अलग थी, अभी की सिचुएशन अलग है। हर एक को सोशल मीडिया फॉलो करना ही पड़ता है। क्या लोगों का कहना है, क्या राय है, कौन अपने बारे में क्या कहता है, कोई दूसरे के बारे में क्या कहता है, वो करना ही पड़ता है। योर फैमिली हैड, आपका फैमिली का एक बहुत क्लोज इमेज था। क्या आपको लगता है कि कॉन्टेस्ट करने के बाद जो आपने बोला कि आपने कहा कि बिल्कुल साफ बोलते हैं, कि उससे एक फैमिली का जो इमेज था वो टूटा थोड़ा? थोड़ा सा अंतर हो गया, वो अच्छा नहीं लगता हमें। अच्छा नहीं लगा आपको? तो अभी क्या करेंगे चुनावों में, कौन से चुनाव में? असेंबली इलेक्शंस में? असेंबली इलेक्शंस में तो हम सब बैठकर, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठकर उसके बारे में डिसीजन अब लेंगे। बारामती में चुनाव आएगा, आप लड़ेंगे? नो कमेंट्स। नहीं नहीं, आपका सीट है, इज देयर ए पॉसिबल, क्योंकि आपने बोला था कि शायद अगर जनता सपोर्ट मांगेगी तो योर सन कैन कंटेस्ट, आई मे नॉट नहीं नहीं कंटेस्ट। नहीं, वैसा नहीं। क्या होता है, यही होता है। अच्छा। कल मैं सारसबाग में था, तब मीडिया ने मुझे पूछा कि कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे डिमांड की है, आपका क्या कहना है? अच्छा। तो मैंने कहा कि पॉलिटिक्स में जो डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं, लोगों की पसंद क्या है, उसी हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप ऐसे बोलते हैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड उसके बारे में डिसीजन ले लेंगे। यानी भी आखिर- फाइनल नहीं है? नहीं, कोई भी क्या है, पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और बीजेपी, ये तीनों ने मिलके, और हमारे सपोर्ट वाले ये बाकी की पार्टियां, वो तय करेंगे ना कि 288 सीट में कौन सी सीट किसको दे, कौन सी सीट किसको दे। उसके बारे में एक दो राउंड हुए हैं मेरे, शिंदे साहब के और देवेंद्र जी के, लेकिन फाइनल तक हम अभी तक नहीं पहुंचे। जब फाइनल पहुंचेंगे तो पता चलेगा कौन से सीट कौन लड़ने वाला है। सो आई विल से दैट अभी सर्टेन नहीं है कि अजीत पवार बारामती नहीं लड़ेंगे, लड़ भी सकते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। ये उसके बारे में मुझे अभी कुछ भी बात नहीं करनी है। मैं अभी पहले मेरे महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा जगह जाके, हमारी युति है, हमारी युति के ज़्यादा सीट आने के लिए, हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा सीटें आने के लिए, ये हमने अच्छे अच्छे योजनाएं लाई है। बाकी का इनकी बात हमने जो करेंगे। काम किया है वो उनके पास पहुंचाना मेरा पहला काम है। और हमने जब से शुरुआत की है राहुल जी, उसमें इतना अच्छा रिस्पांस ज़्यादा करके हमारे जो माँ बहना है उनकी तरफ से मिल रहा है, हमारी बेटियां हैं उनकी तरफ से मिल रहा है, और हमें अच्छा लगता है। अभी कल से लोगों को 2 दिन हो गए हमारे बहनों के लिए, उसमें अकाउंट में जो भी हमने डिक्लेयर Amount किया declare किया था है। वो जाना शुरू हुआ। कल रात देर तक करीबन मेरे ख्याल से 90 लाख तक उनके पास अकाउंट में 90 लाख अकाउंट में पैसा चला गया? या ये जो आपका नया स्कीम है उसका? यस। अभी कल तो 1 करोड़ से ज़्यादा चला जाएगा, मेरा अंदाज है। कल 1 करोड़ 25 लाख तक यानी चला आप जाएगा। स्पेसिफाई करेंगे कि कौन, पूरा नाम बताइए मुझे स्कीम के साथ, इस स्कीम में कितना लोगों में कितना पैसा चला गया? हाँ, इसमें क्या होगा, अभी तो चालू है, ऑनलाइन चालू है, तो उसमें उनके अकाउंट में जा रहा है। मेरे ख्याल से ये जो लाडली बहना है उसके लिए हमने बजट में जो प्रावधान किया है वो 45,000 करोड़ का किया है हर साल के लिए। हमने मुफ्त बिजली देने का जो योजना लाई है फार्मर्स के लिए, उसके लिए हमने करीबन 15,000 करोड़ का प्रावधान किया है। फिर हमने दूध जो हमारे फार्मर्स निकालते हैं गाय का और भेज देते हैं सोसाइटी को,
तो उसमें गाय के दूध के लिए पर लीटर 5 रुपया हमने अनुदान दिया है, उसका प्रावधान किया है। फिर हमारे जो गरीब घर की लड़कियां हैं उनको इतने साल तक हम 50% उनकी फीस देते थे कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वो 50% जो बाकी रहती है वो उनके गरीब माता पिता नहीं दे सकते। फिर लड़कियां कॉलेज नहीं जा सकती थी, लेकिन उनको सीखना है। तो अब हमारा महाराष्ट्र तो अच्छा स्टेट है, इसीलिए उसके बारे में हमने फिर उनको सपोर्ट किया और 100% फ्री गरीब जो लड़कियां रहती है उनको कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए वो स्कीम उनके लिए लाई। 3 गैस सिलेंडर हर करीबन 52 लाख फैमिलीज है, उनकी लिस्ट वगैरह हमारे पास है। उनके लिए हमने वो स्कीम लाई है कि साल में 3 गैस सिलेंडर के पैसे उनके अकाउंट में देने का। राहुल जी, ये सब करते हुए कहीं पैसे कोई उठा के किसी को नहीं देने वाला। वो सब जो स्कीम लाई है, पिंक रिक्शा की भी लाई है, तो उसमें एकदम ट्रांसपेरेंसी रखी है, डीबीटी किया है, आधार कार्ड से लिंक किया है। इसीलिए जो भी उसका लाभ लेना चाहता है उनको ही उसका फायदा मिलेगा, यानी उसमें फ्रॉड नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इंटरेस्टिंग। और ये सब के लिए मुझे 75,000 करोड़ रुपया लगता है। हाँ, मेरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बजट अभी मैंने पेश किया करीबन 6,50,000 करोड़ का है। हर साल महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हमारे बजट में जीएसटी है, वन नेशन वन टैक्स, उसमें से बढ़ोतरी हमें 30 से 40 हजार करोड़ की मिलती है। बाकी एक्साइज है, रेवेन्यू हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, और उसमें ठीक तरह से काम किया तो हम सबको मदद कर सकते हैं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ये अपोजिशन वाले एलिगेशन करते हैं ये फाइनेंशियली स्टेट प्रॉब्लम में आ जाएगा, बिल्कुल प्रॉब्लम में नहीं आएगा। शरद पवार जी भी यात्रा निकाल रहे हैं, तो पवार वर्सेस पवार उनका अधिकार है ना, सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। अभी बीजेपी भी शुरू करेगी, बीच बीच में उद्धव जी भी जाते हैं, अपने जयंत पाटिल साहब ने भी एनसीपी की शुरू की है, वो डॉक्टर अमोल कोले जी है। सब अपने अपने हिसाब से लोगों के पास जाएंगे, लोगों को बताएंगे ये ऐसा है, हम हमारा काम बताएंगे, वो उनका काम बताएंगे, ये तो चलता ही है। आपने लाडली बहन का जिक्र किया, राखी आने वाला है। आपका लाडली बहन, आपका राखी वाज ए बिग इवेंट इन द पवार फैमिली। मेरा प्रोग्राम तय हुआ है। मैं जिस एरिया में हूँ, मेरी करीबन 8-9 बहना है, तो उनके पास मैं समझो पुणे डिस्ट्रिक्ट में रहूँगा, और वहाँ जितने भी बहना हैं उनके पास जाके मैं राखी। सुप्रिया सुले इज आल्सो देयर। वो होगी तो वहाँ भी जाऊँगा, जाएंगे पक्का। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये बताइए, स्प्लिट के बाद शरद पवार जी से बातचीत नहीं ज़्यादा, और यू मिस इट? नहीं, ज़्यादा नहीं हुई। कभी ऐसे मीटिंग में थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि ये सब जो हुआ तो ऐसा कभी मौका नहीं मिला। एक दीपावली में मिला था, दीपावली में सब फैमिलीज इकट्ठा हुई थी, हमेशा जैसे, तब सब बैठते थे, बातें करते थे, खाना खाते थे। यू फील सैड? अभी जो हुआ उसमें अभी मैं बोल के पूरे आपके माध्यम से देश को बता के क्या होने वाला, वो मेरा फैमिली। हम पोस्टर देखे कल पुणे में बहुत सारे, भावी मुख्यमंत्री मेरे आप नाम के। नहीं, ये राहुल जी, ये कार्यकर्ता लगाते हैं। कार्यकर्ता, सुनो, मनसे के चीफ है राज साहब ठाकरे, उनके भी लगाते हैं। उद्धव जी को शिवसेना के चीफ है, उनके भी लगाते हैं। अभी
हमारे पार्टी में मेरे भी कुछ लोग, मैंने इतनी दफ़ा बताया सबको, मैं आज भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो 145 फिगर लाएगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। ऐसा किसी ने कह के कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनता, ये तो सही है। तो लोग लगाते, आज नहीं लगाते, पहले से ही लगाते। तो मैंने इतने दफ़ा स्पीच में भी बताया, अरे बाबा ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बोल देते हैं, कोई नहीं, वो होता है, वो पॉलिटिक्स में होता है। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि आप इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज आपका बहुत नाता रहा। महाराष्ट्र में बीड और तमाम ऐसा एरिया बिल्कुल पानी नहीं, इधर बॉम्बे डूब जाता है, पुणे में भी इस बार बाढ़ आया। इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज हो रहा, क्योंकि आपने काफी टनलिंग सुनो और क्रॉस रिवर क्या कनेक्शन होता किया है, है। आप जैसे लोगों के मन में वो सवाल आना बराबर है, लेकिन हमारी महाराष्ट्र की सिचुएशन बहुत अलग है, बहुत अलग है। हमारा जो सह्याद्री का बेल्ट है, उसी जगह बारिश इतनी होती है, इतनी होती है, इतनी होती है कि पूछो मत। 50% बारिश वहाँ से समुद्र में चली जाती है। कोकण में भी बहुत बारिश होती है। कोकण में तो इतना एवरेज रेनफॉल है कि पूछो मत। वो होने के बाद जब बारिश ख़त्म हो जाती है, उसके बाद 4 महीने तक उनको पानी मिल सकता है, थोड़ा बहुत कहीं से चालू रहता है, लेकिन 3-4 महीने उनको भी बहुत तकलीफ होती है। फिर हमारे जितने भी डैम है वो डैम भर जाते, भरने के बाद इरिगेशन हमारे यहाँ बहुत बढ़ गया। क्रॉप अलग अलग ज़्यादा करके हमारे फार्मर्स शुगर केन लेना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर करना क्योंकि चाहते वाटर इंटेंसिव है। हाँ, वो केला बनानास करना चाहते हैं, तो उसमें ज़्यादा पानी लगता है, लेकिन उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, तो वो सुनते नहीं। उनको वो बोलते नहीं, हमें यही करना है। आपने अगर कहा कि ये नहीं करने का, जो गवर्नमेंट बोलेगा ये नहीं करने का, उसको वो हटाएंगे। ऐसा है। बिल्कुल। दूसरा, कुछ जगह बारिश, कोई जगह आपको सुनने को मज़ा आएगा, महाबलेश्वर में 250 इंचेस बारिश गिरती है और कोई एरिया में खाली 14 इंचेस बारिश गिरती है। बिल्कुल। तो इसी ये इतना इम्बैलेंस जो है, तो भी हमने टेम्बू, ताकारी, मैसा, उरमोडी, जीए काटापुर, जनाई, सिरसाई, पुरंदर, विष्णुपुरी, ऐसे बहुत से लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की है कि जब बारिश होती है, ओवरफ्लो का पानी हमारे तरफ से कर्नाटक चला जाता है, कर्नाटक से समुद्र में चला जाता है। वो पानी तब ओवरफ्लो से, जैसे आपने पुणे का मुद्दा उठाया, वो उठाना, और आप भीमा रिवर से भी ले जा रहे हैं पानी। हाँ, भीमा रिवर से भी लेना, वन वैली से दूसरे वैली तक हम जाते हैं। भीमा वैली से हम सीना वैली में पानी लेके गए हैं टनल के माध्यम से। कृष्णा वैली से हम नीरा वैली में पानी लाया है टनल के माध्यम से। अभी हमने नया वैनगंगा पैनगंगा प्रोजेक्ट, इसको सैंक्शन दिया है। अभी नार पार का नया प्रोजेक्ट हम करना चाहते हैं कि वहाँ के वेस्ट में गिरने वाला पानी वो उठा के ईस्ट में लाने का, और हमारा मराठवाड़ा का एरिया है वहाँ ज़्यादा पानी देने का, नासिक एरिया है वहाँ ज़्यादा पानी देने का, ऐसे हमने तय किया है और हमारा काम चालू है। इसीलिए सेंट्रल की भी मदद हमें चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। पैनगंगा वैनगंगा प्रोजेक्ट ही 85,000 करोड़ का है। बॉम्बे का डूबना हर साल बारिश में। बॉम्बे का देखो ना, बॉम्बे अलग अलग ये थे क्या, 7 मेरे ख्याल से आइलैंड्स थे। 7 आइलैंड्स मिलके फिर मुंबई सिटी बना, और ये मुंबई सिटी बना। आपने पुराने फोटो देखे 1947 के, 1935 के, तब मरीन ड्राइव तो बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ओल जो मैदान है, ओल ग्राउंड, वो भी नहीं था। सब वैसा, अभी कोस्टल रोड बनाया, वो भी समुद्र में बनाया, रिक्लेमेशन होता गया। हाँ, वैसा आगे 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 चले जा रहे। और जब बारिश गिरती है, हार्ट ऑफ द सिटी बम्बई में बारिश एक ही दिन में 22 इंच 23 इंच गिरी, तो जब समुंदर 6 घंटे में उसको भरती है और होती से वाटर लेवल उठता है, तो जब उनका वाटर लेवल ऊपर बढ़ता है तो अंदर का पानी स्ट्रॉन्ग वाटर की पाइपलाइन से जब समुद्र में जाना चाहता है, तो समुद्र का पानी उसको पीछे ढकेल देता है, बैकफ्लो होता है। बैकफ्लो होता है। ये प्रॉब्लम है।
अभी देखो आज तक इतने चीफ मिनिस्टर बने, आप नहीं 11 12 13 नाम लिए। सबकी कोशिश यही है ना कि नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ घंटे तक तो पानी, हमारे जो रेलवे लाइन है लोकल जो बम्बई की चलती है, वो तो वैसा ही होता है। ऐसा सब सिचुएशन ऊपर से कंस्ट्रक्शन हो गया है, ड्रेनेज कभी पानी कहीं Absorb नहीं नीचे हो रहा। पर्कुलेट ही नहीं होता है। एक तो पेवर है, एक तो कंक्रीट है, एक तो टावर बनाया है, तो जमीन तो ग्राउंड ही नहीं है ज़्यादा। ये हमारा थोड़ा बहुत रेस कोर्स का ग्राउंड बचा है, वानखेड़े स्टेडियम, शिवाजी। ब्रेबॉन स्टेडियम, ऐसे अलग अलग के ग्राउंड है। लेकिन बाकी के सब अभी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वहाँ तो आइलैंड ही था, सब पानी था, वो सब भर गया। और वहाँ तो सबसे ज़्यादा इंडिया का रेट चालू है, बांद्रा कुर्ला Most कॉम्प्लेक्स expensive। में सबसे ज़्यादा इंडिया में। ऐसा है, इनफैक्ट वर्ल्ड के टॉप मोस्ट Yeah, एक्सपेंसिव पीसेस yeah, में। yeah। आप नेशनल पॉलिटिक्स पर कमेंट करते हैं? नहीं करता। क्यों? नहीं, अभी तक मैंने महाराष्ट्र का ही देखा है, इसीलिए आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। क्योंकि अभी क्या होता है कि बीजेपी को टारगेट करने के लिए आपको भी होगा, वो राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू हिंसक है। उसके बारे में मैंने अभी तक कुछ भी मेरी राय नहीं दी। आगे पहले मेरा टारगेट है महाराष्ट्र की विधानसभा, वो टारगेट पूरा करूँगा, फिर देखूंगा। हाउ यू हैप्पी कि जो आप ये नया रोल जो आपने लिया है एज द मेन लीडर, एवरीबडी, सारा नेता पीछे, यू नो सडनली वी फाइंड कि अजीत पवार जी वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेकंड इंजन, डबल इंजन होता था, आपकी नाउ दिस टाइम इट इज अजीत पवार द मेन इंजन। कैसा फीलिंग है ये? अभी जिम्मेवारी तो बढ़ती है, सबको साथ लेना पड़ता है, जो भी आपके ऊपर जिम्मेवारी आती है वो निभानी पड़ती है, और मेरी कोशिश चालू है। थोड़ा चालू होना पड़ता है अजीत दादा। क्या है कि आप कहते हैं मैं स्ट्रेट बात करता हूं, लेकिन पॉलिटिक्स में थोड़ा सा थोड़े कभी कभी लगता है आपको आदत होती है, आदत बाकी डालनी का पड़ेगा, सुन हैं? बाकी का सुन के थोड़ा बहुत करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। सीखना पड़ता है। Ajit Pawar ji, thank you very much. We wish you luck and we hope we keep meeting and continue this interaction between us. ठीक है। Thank you for speaking to Gist. Thank you very much. So that was Ajit Pawar ji, the Deputy Chief Minister of Maharashtra, leader of the NCP, hoping that the next outing, as far as the assembly elections are concerned, will be happy and a very pink one for him. Thank you for watching Gist.